दोस्तों आज हम लोग सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ आप लोगों को बताया ही गया था। आज हम लोग बात करते हैं कि धातु जो बोला कि हमें कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, मेरा क्या नाम है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सेकेंड टर्म लेके आ रहे हैं। इसमें बताया गया है, धातु का कहना होता है कि अब हम प्राप्त कहाँ से हो सकते हैं, हमको कहाँ से ढूंढ सकते हो। तो जिसको बोलते हैं धातुओं की उपस्थिति, मतलब वो कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है। इसको ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के नाम से भी बोलते हैं। देखो, इनका कहना था कि हम जो हैं यौगिक के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी भी धातुएं होती है जो बहुत कम ही रिएक्टिविटी होती है, बहुत कम ही क्रियाशील होती है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब कुछ और जगह कहाँ से मिलते हैं, तो खनिज का नाम सुना होगा आपने, जिसको मिनरल्स कहते हैं। धातु जितने भी होते हैं या उनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, पता है, जो प्राकृतिक रूप में, प्रकृति मतलब ये जो हमारे नेचुरल हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी के नीचे तरल भाग में भी कुछ पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा बहुत ही काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो सभी खनिज का उपयोग जो है धातु के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब कहा हमें तुम कहाँ से ढूंढ सकते हो, तो ओर्स यानी कि जिसको अयस्क कहते हैं, अयस्क में भी पाया जाता है धातु। कैसे? वे खनिज जिनमें धातुओं को आसानी से, बड़े ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जब बहुत ही कम खर्च पे अगर आप खनिज को धातुओं के लिए प्राप्त कर सकते हैं, तो इन्हें हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क में क्या होता है, जितने भी अयस्क हैं, जो भी अयस्क होते हैं ना, वो बोला कि वो तो खनिज हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी खनिज होंगे वो अयस्क हो ही सकता है। अब अयस्क की प्रकार की बात करते हैं, तो ऐसा बताया गया कि अयस्क के चार बेटे थे। एक का नाम था ऑक्साइड अयस्क, दूसरा का नाम था सल्फाइड अयस्क, और तीसरा का नाम था कार्बोनेट अयस्क, और चौथा था हैलाइड अयस्क। बारी बारी से सारे बेटे के बारे में जानते हैं। ये पता है किसका? ये सारे अयस्क के ही बेटे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड अयस्क को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं, रे बेटे तू इधर आ। और ये पता है ना आपको, अयस्क का बेटा है, तो फर्स्ट बेटा है जिसका नाम है ऑक्साइड अयस्क। तो बॉक्साइड का नाम सुना होगा आपने, जिसका फार्मूला होता है Al2O3 2H2O, जिसका नाम बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट में क्या होता है, एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा आपने, उसके साथ ऑक्साइड के रूप में ये मौजूद रहता है। इसी तरीके से अगर क्यूपराइट की बात करें, जिसको CuO बोलते हैं, इसमें कॉपर और ऑक्साइड के रूप में ये मौजूद रहते हैं। ये हुआ ऑक्साइड अयस्क। दूसरा है सल्फाइड, जो कि आयरन पैराइट FeS2, जो कि लोहा सल्फाइड के रूप में रहता है। एक जिंक सल्फाइड होता है जो कि ZnS होता है। तीसरा बेटा है कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब लाइम स्टोन, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये मौजूद रहता है, जिसको सिडेराइट FeCO3, जिसमें कि लोहा और कार्बन के रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार से केलेमाइन की बात करें, ZnCO3, जो कि जस्ता कार्बोनेट के रूप में रहता है। अब चौथा बेटा था जिसके बारे में हम बता रहे थे, हेलाइड होता है। अयस्क में जो है ये रॉक साल्ट, पता है, NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। सिल्वर ग्लास या हॉर्न सिल्वर, जिसको AgCl मतलब के सिल्वर क्लोराइड के रूप में बोल सकते हैं। तो ये जितने भी थे, ये अयस्क के चार बेटे थे, आपको ध्यान में रखना है। सीधी सी इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। जहाँ तक बताया, एक बार थोड़े से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ये धातुओं की उपस्थिति, जिसको ऑकरेंस ऑफ मेटल्स कहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, एक तो ये मुक्त रूप से प्रकृति में कुछ पाए जाते हैं, सभी तो पाए नहीं जाते हैं। कुछ है जैसे मिनरल्स की बात करते हैं, जो खनिज होता है उससे भी प्राप्त करते हैं। सब में नहीं रहता, किसी किसी में रहता है, किसी में कम नहीं रहता। एक अयस्क जिसको ओर्स कहते हैं, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से आगे आते हैं। ओर्स की बात करें तो ओर्स के भी बताए कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें हम लोगों को चार के बारे में बात करना है। चार में क्या, चार बेटे थे ना, एक का ऑक्साइड अयस्क, एक का सल्फाइड अयस्क, एक कार्बोनेट अयस्क, और एक चौथा नंबर का जो बेटा था जिसका नाम था हैलाइड अयस्क। तो इस तरीके से ये जितने भी टाइप्स थे ये अयस्क थे। अब हम लोग बात करेंगे धातु कर्म, धातु पर। अब जब जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच में इसकी मुलाकात जो है धातु साहब की एक धातु कर्म से होता है, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो अब ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अयस्कों से धातुओं को निष्कासन, जो अयस्क होता है ना,
अभी जिसके बारे में बात की, तो वहाँ से धातुओं को जो है ना निष्कासन और उपयोग में लाने के पहले जो है ना उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो ये जो शुद्ध करने की प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म के भी बहुत सारे चरण होते हैं, पता है इसको किससे कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं। एक होता है जिसको प्रारंभिक उपचार कहते हैं, तो इसको हम लोग एक इंग्लिश की टर्म में अगर ले तो इसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कैसे करेंगे, जो प्रारंभिक उपचार है इसमें किस तरीके से इसका हम लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं। एक होता है हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुनकर। दूसरा होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहते हैं। तीसरा होता है फैन प्लावन, जिसको फोटोपॉलिटेशन प्रोसेस कहते हैं। चौथा होता है किस तरीके से कि चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि, जिसको कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। और चौथा पांचवा होता है लीचिंग। और इस तरीके से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि धातु को, जो धातु कर्म होता है ना मेटलर्जी, इसको किस तरीके से हम लोग शुद्धिकरण, मतलब कि धातु किस तरीके से शुद्धिकरण करने की प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको बताया था कि प्रारंभिक उपचार, इसके अंदर कौन कौन, प्रारंभिक उपचार के अंदर करके एक तो हैंड पिकिंग हो गया, एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हो गया, एक फ्लोटेशन प्रोसेस हो गया, एक चुंबकीय पृथक्करण हो गया, और जो लास्ट था वो निक्षालन, जिसको लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था प्रारंभिक उपचार के अंदर हम किस तरीके से धातु कर्म मतलब धातु को शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर, जिसको सांद्रित अयस्क या भर्जन, जिसको जारन के नाम से भी बोलते हैं, या फिर कह लीजिए रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ऑर। अब इससे किस तरीके से करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है, प्रोसेस है, जिस मेथड से हम लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं धातु का। अब इसके बाद आता है एक होता है सांद्रित अयस्क का निस्तापन, जिसको कैल्सिनेशन ऑफ द कंसंट्रेट ओर के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक है अपकरण, जिसको रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। और लास्ट जो अगर बात करें तो हम लोग कि शुद्ध अशुद्ध होता है ना, अशुद्ध धातु, उसको शोधन मतलब कि रिफाइनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर भी 2-3 तरीके होते हैं, जिसके तरीके से हम लोग अशुद्ध धातु को मतलब शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें क्या सब कर सकते हैं, देखो अशुद्ध धातु का शोधन, जिसको हम लोग रिफाइनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल बोलते हैं। तो इसमें कैसे कैसे हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, एक है आशवन विधि डिस्टिलेशन मेथड, एक है ऑक्सीकरण विधि जिसको ऑक्सीडेशन मेथड, एक है विद्युत अपघटन द्वारा शोधन, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी का जो शेष पार्ट है आगे पार्ट में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।